हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसमें कि हम आज बात करेंगे काइनेमेटिक्स, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स का। ठीक है, तो इसमें बात करेंगे पहले तो रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स लीनियर मोशन ही होता है, इसी को हम रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसका इंट्रो देंगे, व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, ये सब हमने बहुत पहले पढ़ लिया है, फिर भी हम इसको एक क्विक रिव्यू देंगे तुरंत। स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। देन आफ्टर दैट प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में देखेंगे, देन रिलेटिव मोशन। ओके, फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम मैकेनिक्स. Mechanics is the branch of physics which deals with the cause and effects of motion of a particle, rigid objects and deformable bodies, etc. Mechanics is classified under two streams, namely kinematics and dynamics. So, what is mechanics? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है, जो कि किससे डील करता है, कार्य में कारणों से और प्रभावों से। किसके कारण और प्रभाव हमें देखने हैं, पार्टिकल के मोशन के। ठीक है, तो पार्टिकल के मोशन, रिजिड बॉडी के मोशन और उनके जो कारक हैं उनके बारे में जो डील करता है वो शाखा कौन सी है, मैकेनिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच कौन सी है, मैकेनिक्स। ओके ओके, देन मैकेनिक्स के दो पार्ट हैं, हम लोग दो पार्ट में उसको उनका अध्ययन करेंगे। नंबर वन काइनेमेटिक्स, नंबर टू डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स में डिफरेंस क्या है, दैट इज द एक माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, विदाउट गोइंग इनटू काज ऑफ मोशन टू स्टडी द मोशन, मीन्स हम मोशन की स्टडी तो करेंगे बट विदाउट गोइंग इनटू द काज ऑफ मोशन। जो मोशन के कारक है जैसे कि फोर्स स्टार, ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि फोर्स स्टार, इनको छोड़कर इनके कारकों को हमें नहीं लेना है, तो अगर उनको छोड़ देते तो काइनेमेटिक्स, अगर उनको ले लेते हैं तो डायनेमिक्स। ओके, देन लिखा हुआ है काइनेमेटिक्स से ग्रीक वर्ड, ओके, फ्रॉम काइनेमा विच मींस मोशन। चलो ये भी कुछ नया मिला मुझे। Then concept of a point object, point mass, particle. What is the point? What is the point mass? Here, when the size of object is much less in comparison to a distance covered by the object, then the object is considered to be as a point object. Let's suppose अगर हम मान लें कि मान लो आपको यहाँ से या कहीं से भी, जैसे मान लो आप मुंबई में रहते हैं, वहाँ से दिल्ली जाना है, तो मुंबई से दिल्ली की जो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और आपकी जो उसके अकॉर्डिंग हाइट है या जितना आप कदम रखते हैं उसके पीछे डिस्टेंस है उसकी तुलना में बहुत ही कम है, तो आपको एक पॉइंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, जितना हमें चलना है, ठीक है, उसकी तुलना में बहुत ही कम साइज है, तो उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट ये तो हो गया। चलिए फिर व्हाट इज द बॉडी, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मैटर लिमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, फाइनाइट साइज होना चाहिए, शेप होना चाहिए, ऑक्यूपाइंग सम डेफिनेट स्पेस होना चाहिए, उसे बोलते हैं बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, if distance between any pair of its constituent particles remains unchanged. Rigid means जिसमें कोई कई सारे पार्टिकल से मिलकर एक हमें बॉडी मिलती है। ठीक है, तो अगर पार्टिकल्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम रिजिड बॉडी बोलेंगे, अदरवाइज ये वो एक बॉडी तो है ही। ओके, देन व्हाट इज अ पार्टिकल, पार्टिकल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, जिसको हम एटम भी बोलेंगे, ये भी समझ सकते हैं आप, with zero dimension, which can be disturbed by its mass and position, is defined as a particle. ठीक है, thus a particle has only a definite position but no dimension. In the problems we are, okay, then we are going to discuss the problems. ठीक है, प्रॉब्लम जब डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे पार्टिकल क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, हम एटम जैसे कंसीडर करते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी अभी आगे पढ़ेंगे आप, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, तो वो बट यहाँ पे पार्टिकल को हम एटम नहीं मानेंगे, हमने कहा कि उसके जैसा आपको कंसिडर करना है। इन ओल्ड एज हम पार्टिकल मानते हैं, एटम तो बाद की थ्योरी है, मॉडर्न फिजिक्स में दी गई है, तो उसके पहले हम पार्टिकल मानते थे, सबसे छोटा पार्ट मैटर का उसे बोलते थे पार्टिकल विद जीरो डायमेंशन, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ओके, और उसको डिफाइन कैसे किया जाता था, ओनली बाय इट्स मास एंड पोजीशन, और पोजीशन के थ्रू हम इसको डिफाइन करते थे, पॉइंट जिसको बोलते हैं। देन व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट, मैं बोला था कि कोई वस्तु रेस्ट में है या मोशन में
इसको हम तुरंत नहीं कर सकते, इसमें डिपेंड करता है कि वो किसके मतलब उसका जो व्यूअर है जो इसको देख रहा है वो कहाँ से देख रहा है। ठीक है, अब लेट सपोज अगर मान लीजिए धरती पे कोई दो लोग बैठे हुए हैं कुर्सी डाल के या एक दूसरे के आमने सामने, तो वो रेस्ट में। बट अगर हम वहीं धरती पे ही सेम जगह बैठे हैं बट अंतरिक्ष से कोई आदमी उन दोनों को देखता है, तो किसमें है, वो एक मोशन है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है ना, तो वो मोशन हो गया। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हो गए व्यूअर पे डिपेंड करता है, व्यूअर क्या कर रहा है, कहाँ से देख रहा है। ओके, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव, मैंने पहले ही बोला रिलेटिव है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। बस में दो यात्री बैठे हुए हैं तो वो रेस्ट में, बट ये आदमी जो इनको देख रहा है उनके सापेक्ष मोशन में। ओके, देयर नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी वस्तु बिल्कुल रेस्ट या मोशन में है, इस चीज ये ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने पृथ्वी का एग्जांपल दिया, यहाँ पे भी देख सकते हो एक ग्रह दूसरे ग्रह के चारों सॉरी एक ग्रह दूसरे तारे के चारों चक्कर लगा रहा है। ठीक है, एक दूसरे के चारों चक्कर लगा रहा है, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में रेस्ट सॉरी मोशन तो है ही, और रेस्ट वो भी है। दोनों चीजें रहेंगी एक साथ क्यों। ठीक है, कोई किसी के सापेक्ष रेस्ट में, कोई किसी दूसरे के सापेक्ष मोशन में। ओके, मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, आप लोग समझ लीजिए जो मैं समझाना चाहता हूँ, शायद समझ भी गए होंगे। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये आदमी बाहर खड़ा हुआ है, इसके सापेक्ष पेड़ किसमें है, रेस्ट में है। बट अगर ये आदमी ट्रेन पे होता तो इसके सापेक्ष पेड़ मौसम में। वेरी इजी। व्हाट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स जहाँ से कोई वस्तु देख रहा है, जैसे द पर्सन ऑब्जर्विंग मोशन इज नोन एज ऑब्जर्वर। ओके, the observer for purpose of investigation must have its own clock to measure time and a point in the space attached with the other body as origin and a set of coordinate axes. Okay, then these two things are the time measured by the clock and the coordinate system are collectively known as reference frame. ओके, तो जैसे मान लो कि ये आदमी खड़ा हुआ है, अगर हम इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे कहेंगे, क्योंकि इसके पास इसका खुद का टाइमिंग होगा। ठीक है, खुद का एक कोऑर्डिनेट है। कैसे, ये देख रहा है कि ये बंदा आगे बढ़ रहा है, देन इसके जो कोऑर्डिनेट में कुछ ना कुछ चेंज तो हो रहा है ना, तो उस चेंज को इसने उसके अकॉर्डिंग ही इसको बोल दिया कि ये इसमें रेस्ट में या मोशन में। अगर खड़ी है बस तो रेस्ट हो गई, अगर मोशन कर रही है यानी कि चल रही है तो बस उसके अंदर जो बैठी हुई पैसेंजर्स वो कैसे होंगे, in a motion. Okay, I think it is fine to you, clear हो गया होगा। Then frame of reference and reference point. Frame of reference क्या होगा? Frame of reference is usually considered as origin and position of moving object in three dimension x y z in the three dimension. Okay, ये point है, देखो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा, ये एक्स वाई जेड को ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना हुआ है, तो इसके सापेक्ष कहीं ना कहीं एक्स कोऑर्डिनेट पे कुछ डिस्टेंस चला है, वाई पे भी चला है, जेड पे भी चला है, तो इसका एक रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, एक्स वाई जेड, ये रेफरेंस फ्रेम हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, ओरिजिन। ओरिजिन आपका रेफरेंस पॉइंट होगा, ओरिजिन से कितना दूर। ठीक है, देखो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। A convenient way to set up the frame of reference is to choose three mutually perpendicular axes and name them x, y, z, the coordinate of particles, then specify the position of object with respect to that frame. If any one or more coordinates change with the time, then we say that the object is moving with respect to this frame. Let's suppose ये दोनों ये फ्रेम जो है ये इस डायरेक्शन में, पूरा फ्रेम जितना लिखा हुआ v v जो वेलोसिटी उससे ये गतिमान है, तो हम क्या कहेंगे, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो क्या बोलेगा कि ये पॉइंट क्या है, रेस्ट में या मोशन में, इट विल बी इन रेस्ट। बट अगर ये आदमी वहां ना खड़ा होकर यहाँ पे खड़ा है और इसके सामने से जा रहा, तो ये पॉइंट क्या हो, कैसे होगा, इन मोशन। ओके, दिस बी क्लियर टू। टाइप्स ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। तो वन डायमेंशन में जो मोशन होती है उसी को क्या बोलते हैं हम, लीनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन अभी जब हमने हेडिंग इसका देखा था। एंड अगर वो दो डायमेंशन में है तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेन मोशन। एक प्लेन, क्योंकि प्लेन किससे बनता है, दो डायमेंशन से।
ओके, एंड 3D में है तो भाई फिर वो 3 डायमेंशन मोशन हो गई। Types of frame of reference. Many types of frame of reference are there. Two types majorly: inertial frame of reference and non-inertial. Inertial means जड़त्वी और non-inertial अजड़त्वी, निर्देश तंत्र जिसको बोलते हैं। ओके, when frame of reference यानी कि जो ऑब्जर्वर है उसी को हम बोलते हैं frame of reference। देख रहे हो, दिख रहा है नहीं? कलर चेंज कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। Is either at rest or in state of constant velocity, then those type of frame of reference are known as inertial frames। जड़त्वी जो तंत्र होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कैसे प्रभावित करेंगे? या तो जो हमारा ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में होगा या तो फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो उस केस में ये जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कैसा होगा? इनर्शियल। बट व्हेन द ऑब्जर्वर इज इन स्टेट ऑफ एक्सीलरेशन मोशन, अगर उसके अंदर ए है, वो ए त्वरण यानी कि ए एक्सेलरेशन से मोशन में है, then we will say that this is a non-inertial frame of reference। Okay, for practical purpose a frame of reference fixed to the earth can be considered as an inertial frame। Strictly speaking, such a frame of reference is not an inertial frame of reference because the motion of earth around the sun is accelerated due to orbital and rotational motion। लोग यहाँ पे मान तो लेते हैं कि प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कि हाँ ये इनिशियल फ्रेम है, बट अगर देखा जाए तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, दोनों के कारण, अभिकेंद्री एंड अपकेंद्री, क्योंकि वो अपने एक्सिस पे भी तो मोशन करती है ना। ओके, क्या लिखा हुआ है? ड्यू टू नेग्लिजिबली small effects of rotation or orbital motion, the motion of Earth may be assumed to be uniform, and hence a frame of reference fixed to it may be regarded as inertial frame of reference। स्मॉल इफेक्ट्स होते हैं रोटेशन एंड ऑर्बिटल मोशन के, जो हमारी पृथ्वी है, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिफॉर्म है भाई, जो इसका वेलोसिटी और यूनिफॉर्म होगा तो इस केस में हम ले लेते हैं इसको इनर्शियल में। बट अगर हम आइडियली देखें तो वो इनर्शियल नहीं है, नॉन इनर्शियल। ओके, देन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के भी डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ प्लेन, इन अ 3 डायमेंशन, इन अ स्पेस। ओके, ये तीनों गतियाँ होंगी। when only one coordinate of the point of the body changes with the time, केवल एक कोऑर्डिनेट होगा, इसमें 2 कोऑर्डिनेट होंगे, इसमें 3 कोऑर्डिनेट सभी चेंज हो जाएंगे भाई। फ्री बॉडी, फ्री फॉलिंग होती है बॉडी, ठीक है, मोशन ऑफ बिलियर्ड बॉल, या सिंपल सा ऐसे समझिए कि मैं किसी पत्थर को फेंक दूँ तो उसका जो मोशन होगा, या मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट्स, ये हो जाएगा 3D में। 1 डायमेंशन में ट्रेन की गति दिखाए थे, या ऊपर से हाथी को फेंक दिया, किसी बॉल को ऊपर से छोड़ दिया फ्री स्पेस में, देन इट विल बी कॉल्ड एज मोशन इन 1 डायमेंशन। 2 डायमेंशन कैरम बोर्ड वाले तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसको आप और भी कई सारे एग्जाम्पल्स कंसिडर कर सकते हैं, नॉट अ difficult work to do। then motion in 3D, 3D में मीन्स कहीं भी स्पेस में उड़ सकता है, जा सकता है, घूम सकता है, टहल सकता है, कुछ भी। बॉल हमने हिट की बहुत तेजी से तो वो 3 डायमेंशन में तो नहीं जाएगी, किसमें होगी वो 2 डायमेंशन में। बट अगर हम देखें वो बॉल हमने हिट की और बॉल फूट गई, मतलब फट गई, तो वो 3D मोशन हो जाएगा, क्योंकि जब फटेगी तो किसी और दिशा में वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो व्हाट इज टाइप्स ऑफ मोशन? लीनियर, रोटेशनल, ऑक्सीलरेटरी, ये हमने पढ़ा दिया आपको, आई थिंक आपको याद होगा। चलिए, पोजीशन वेक्टर ये सामने आपको पढ़ा दिया। पोजीशन वेक्टर जो ओ के सापेक्ष यानी ओरिजिन के सापेक्ष जो एक पॉइंट का जो पोजीशन होगा उसको वेक्टर के रूप में हम डिनोट करेंगे, उसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। कैसे निकालना होता था? एक पॉइंट दिया हुआ है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, मींस एक्स वाई जेड, ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका हम पोजीशन वेक्टर कितना लिखेंगे? एक्स माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, आई कैप, जे कैप, के कैप, रिस्पेक्टिवली हम लिख देंगे, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेरी सिंपल, ओ ए दिया, ओ बी दिया, तो ए बी क्या होगा? ओ बी माइनस ओ ए। क्लियर? ये मैं आपको क्विक रिव्यू दिखा रहा हूँ केवल, ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया पहले ही। डिस्टेंस हमें पता है क्या होती है, डिस्टेंस मीन्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। अब वो कैसे ट्रेवल कर रहा है इट डजंट मैटर, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर वो ऐसे जाना चाहता है इससे जाए, ओके।
और अगर इस तरह से जाना चाहे तो इस तरह से चला जाए, तो दोनों में देखो डिफरेंस है, ठीक है। तो इस टाइप के जो गति होगी उस ये जो पाथ ट्रेवल किया जाएगा इसको बोलेंगे डिस्टेंस। बट अगर वो समझिए ये मिनिमम डिस्टेंस है, क्या है मिनिमम डिस्टेंस, अगर इस पाथ को फॉलो करती है तो ये इसका बन जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन। आई होप दिस इज क्लियर। देन पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे रिलेटिव है? अब पोजीशन जो डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन है, देखो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसको आप इससे समझ सकते हैं। एनी ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट पॉइंट O एंड थ्री ऑब्जर्वर्स आर फ्रॉम थ्री डिफरेंट प्लेसेस लुकिंग एट द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबको एक ही जैसा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, सबको अलग अलग दिखेगा। हो सकता है किसी को यहाँ पे पायदान दिख रहा हो, किसी को यहाँ पे पूरा बिल्डिंग दिख रहा हो, बट उसके पैर ना दिख रहे हैं पीछे वाले। हो सकता है किसी को तीन पैर चारों पैर दिख रहे हैं इस टावर के, आई मीन एफिल टावर है, आई थिंक कुछ भी हो, ठीक है। तो सबका जो स्थिति है वो डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे। एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी डिपेंड करता है। अभी यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे, यहाँ से 5 मीटर की दूरी पे है, तो बताइए सबसे ज्यादा स्पष्ट किसको दिखेगा? पास वाले को। एंड जो सबसे ज्यादा दूर है उसको बड़ा दिखेगा बट स्पष्ट नहीं दिखेगा, और जो 4 मीटर की दूरी पे है उसको दोनों ही दिखेगा, ऑलमोस्ट हाफ हाफ ऐसे समझिए। तो सभी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं या नहीं? देखो आप क्या लिखो, completely expressed by two factors, its distance from the observer, its direction with respect to the observer। तो डायरेक्शन जहां पे लग जाएगी वहां पे आ जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन बोथ, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। देख लीजिए बहुत सिंपल से है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये दोनों नहीं, तीनों हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, देन ठीक है। देख लीजिए ज्यादा कठिन नहीं। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपका डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सीधा लाइन कैसे लाइन खींचना है, सॉरी ऐसे खींचेगा क्या करते हैं, सीधा, चलिए ठीक। देन बिगाड़ देते हैं भाई, अच्छा नहीं लग रहा था, चलो ये समझ लो सीधा है, ए से बी, ओके। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया। चलो नोट्स, कुछ है आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट होगा स्पेशल केसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। If a body travels in such a way that it comes back to its starting position, then what will be the displacement? Very simple answer, this will be zero, because displacement is what? The minimum, यानी कि the shortest distance between two points. तो shortest distance तो जीरो हो गई ना, पहले यहीं से चला यहीं पे आ गया, तो distance कितना हुआ, जीरो, सॉरी displacement कितना हुआ, जीरो। And when the object remains stationary or it moves towards right and then equal distance towards left, its displacement is zero and it will be called known as circular motion also। समझिए ऐसे, इस पॉइंट के देखो, इस पॉइंट के इधर आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो इस टाइप के मोशन को बोलते हैं सर्कुलेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन। बट हियर द डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो एट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर इट्स इंटरवल वी कैन से। देन सम क्वेश्चंस आपको कराने हैं, चलिए ये तो हम प्रैक्टिस शीट में देखेंगे। देन टाइप्स ऑफ मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी चेंज ना हो, ठीक है, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी चेंज हो रही है, समझ रहे हैं, ओके। मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, इस हल्के में एकदम आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, ओके। ये यूनिफॉर्म हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म। देन स्पीडोमीटर, ओडोमीटर। स्पीडोमीटर इज which shows speed of the vehicle at the current moment, okay, at the instant moment। मतलब कि अगर कोई गाड़ी चला रहा है तुरंत उसकी जो स्पीड है उसको एवरेज, उसको डिनोट करेगा कौन, स्पीडोमीटर। एंड टोटल वो कितना चला है वो दिखाता है ओडोमीटर। देन व्हाट इज द स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर इज अ measuring tool which measures what speed of the vehicle, but odometer is means measures what distance covered by the vehicle, okay। What is the speed? Speed means is a distance by time in a definite time interval,
The distance covered by any vehicle object is called its speed. Okay. यहाँ पे देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर इन टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डजंट मैटर, दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, नॉट ओनली द वर्ड्स, नॉट ओनली डिफिनेशन। मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पीड क्या होगा, लेट सपोज आप दिल्ली से लखनऊ गए या दिल्ली से मुंबई गए, लेट सपोज वहां से वहां की दूरी 500 किलोमीटर है, और आप जो है घूम के जाते हैं कहीं से किसी दूसरे शहर से, मान लो 700 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, देन स्पीड मैटर करेगा ना। अब 500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो स्पीड कम ज्यादा होगा, बट अगर आप 700 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो जो एवरेज स्पीड आएगा वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसकी तुलना में। बट जो हमारा वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। ओके, टाइप्स ऑफ स्पीड, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड मींस टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम टेकन। ओके, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? एट द इंस्टेंट पॉइंट, इंस्टेंट टाइम पे जो है जो स्पीड होगी किसी व्हीकल किसी ऑब्जेक्ट की, उसको उसका क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये किसके बराबर होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर होती है, इक्वल होती है। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये रहा आपका, ये जो होता है इसे ही हम बोलते हैं वेलोसिटी, भी ये इक्वल होता है। चलिए, एवरेज स्पीड केसेस, सम केसेस आर गिवन। ओके, निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो नॉट अ बिग डील। D1 D2 D3 ऐसे करके निकालिए, जोड़िए घटाइए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम, बस इतना याद रखिए। स्पेशल केस से ये तो अभी निकाल लिया। चलो, स्पीड विद डायरेक्शन वेलोसिटी, व्हाट इज दैट? डायरेक्शन वेलोसिटी मींस वेलोसिटी, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। समझे? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या यूं कहें कि एक फिक्स टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। इसके साइन यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट स्पीड इज अ स्केलर। ओके, इसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है। लेट सपोज इधर 2 मीटर पर सेकंड, इधर 2 मीटर पर सेकंड, बट दोनों ही इक्वल नहीं है। ओके, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एज इंस्टेंटेनियस मैंने भी बोला था आपको स्पीड, इसी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ओके, देन डिस्प्लेस, ये देखो कर्व बन गया हुआ। अब इसमें अच्छा, इसमें एक चीज देखिएगा और से, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो यहाँ तक तो ऐसे रही कांस्टेंट, उसके बाद अचानक से कम हुई है, कम हुई फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई। देख रहे हैं, वेलोसिटी पहले बढ़ती हुई गई है, फिर घट गई, फिर बढ़ना स्टार्ट हुई, यहाँ से बहुत तेजी से बढ़ी। ग्राफ समझ में आ रहा है ना? मैं ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे देखो इसका वैल्यू दिया हुआ है, किस टाइम पे कितना ग्राफ ने वैल्यू कवर किया। ओके, देन कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज द डिफरेंस? Instantaneous velocity is always tangential to the path followed by the particle. Okay. Okay. Average velocity is the rate of change of displacement vector between initial and final position per time unit. Okay. A particle may have constant instantaneous speed but variable instantaneous velocity. ये चीज तो कांस्टेंट होती है बट वेरिएबल होता है क्या? वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में अगर हम एक्सेलरेशन जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगा, बट जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि स्पीड डजंट, स्पीड डिपेंड्स अपॉन व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड इंस्टेंटेनियस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है इस केस में, बट यहाँ पे हमें किसी डिस्टेंस से मतलब है, तो वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। When a particle is performing unique form circular motion, then for every state of its circular motion, its speed remains constant, but velocity changes at every instant. ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल सा लॉजिक। यहाँ देखो स्पीड तो कांस्टेंट है, हमने पता, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है मान लो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो स्पीड तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है एट एवरी मोमेंट, क्योंकि वहां पे है एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है?
सेंट्रीपेटल फोर्स का जो एक्सेलरेशन होता है वो लग रहा है। कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड, चलो भी हो गया। हाँ चलो ये देखो दिया भी है कुछ, आप देख सकते हैं इसको, dx अपॉन dt, dx x की वैल्यू रखी। अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है लेट x डी, ठीक है, तो हमने वेलोसिटी निकाला, ये निकल के आया। ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि अगर हाँ x जो दूरी है वो डिपेंड करती है, इस तरह से टाइम पे निर्भर करती है, तो उस केस में आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना रहेगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे इसका मीटर पर सेकंड होता है, डायमेंशन दोनों की सेम होती है। ओके, देखा एवरेज स्पीड वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइम इंटरवल ओवर व्हिच इट इज डिफाइंड फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल। Average velocity is single valued, while average speed can have many values depending upon the path followed by it. If after motion body comes back to initial position, then जो average जो velocity होगा वो जीरो हो जाएगा, but average जो speed होगा वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। For a moving body, average speed can never be negative or zero. Okay, confirm. Then rate of change of velocity is called as what? Acceleration means त्वरण, ठीक है। ये क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर टाइम, क्या बोलेंगे उसको, एक्सेलरेशन। इट्स जैसा यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीजीएस सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज वेल। व्हाई? बिकॉज़ वेलोसिटी इज अ वेक्टर, देन एक्सेलरेशन शुड बी अ वेक्टर। कि अगर एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी दूसरी डायरेक्शन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अवमंदक, क्योंकि वो उसकी जो वेलोसिटी को कम करेगा, ना कि इंक्रीज। ओके, ये कुछ दिया हुआ ग्राफ, इसको देख लीजिए। Acceleration and retardation. Acceleration means उन्नयन, retardation अवनमन means त्वरण, मंदक, मंदक माने रिटार्डेशन। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, बेसिकली इट्स कॉमन लैंग्वेज। बट अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो उसको क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ओके, कुछ देखो यहाँ पे डेरिवेट किया गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, नॉट अ बिग डील, सिंपल सा डेरिवेशन है। ए वेक्टर इक्वल्स टू dv अपॉन dt, v की वैल्यू रख दी भाई, d2x हो जाएगा अपॉन dt2। अब यहाँ पे v क्या निकलेगा, dx बाई dt, यहाँ पे हमने v की वैल्यू होती है dx बाई dt, तो अगर रखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मींस कैसे कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म है, जो वेलोसिटी का चेंज होगा डिफरेंस वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसके लिए हम समझ सकते हैं, अगर बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जाए तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म। ओके, तो होगा क्योंकि वहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वो कांस्टेंट है विद द टाइम। ओके, स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म में देखो ज्यादा चेंज नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, वी डॉट पी यहाँ पे कर दिया है, नो मैटर, सब सेम रहेगा, बस वहाँ पे वेक्टर लगेगा, वहाँ पे वेक्टर नहीं लगेगा। Important points, some important points are given here. You can stop your screen and write down on your sheet. तो एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, जैसा कि आप भी स्टूडेंट है, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो हमेशा अगर आपको पता भी है तब भी आप एक बार पॉइंट फिर से नोट किया करो। इससे क्या रहता है कि आपके माइंड में फिर से वो चीज रिवाइंड हो जाती है, और अगर आप उसको बार बार रिकॉल करते रहेंगे इस तरह से ना, तो अच्छी आपकी जो मेमोरी है वो बहुत अच्छी तरह से स्टोर हो जाएगी, स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी वो बढ़ जाती है। तो आप तो जरूर नोट किया करो, डोंट हेसिटेट कि यार ये तो मेरे को पता है। देन मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी है तो एक वैल्यू जी हो जाएगी बस। मान लो कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसके केस में जी का वैल्यू हम पॉजिटिव ले लें अगर, तो क्या होगा, ये होगा। सारे इक्वेशन इस तरह से लिख दिए जाएंगे। ओके, ये इक्वेशन तो जानते हैं ना, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू as, ये उस तरह से है। एंड sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू ब्रैकेट 2n माइनस 1, पता है ना, n में टाइम में जो दूरी चली जाती है उसके इक्वेशन था। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट व्हाट, एवरेज वेलोसिटी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये तो मान लो कांस्टेंट ही रहने वाला है, सॉरी नॉट कांस्टेंट बट हाँ कांस्टेंट कह देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है। क्योंकि अगर हम नॉन यूनिफॉर्म लेंगे ना,
तो बहुत ही टफ होने वाला है क्वेश्चन हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ पे देखो रोटेटरी मोशन दिया गया है या सर्कुलर मोशन दिया गया है, तो उसमें भी हर टाइम पे उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं। आप सोचेंगे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे थीटा एंगल बना था, कुछ और बना रहा होगा, यहाँ पे कुछ और, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। ठीक है, चलो प्रोजेक्टाइल पाथ भी देखेंगे। देन ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, नोट कर लीजिएगा। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कार मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, इक्वेशन यूज इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि आप एक्सेलरेशन को बार बार कम ज्यादा करते रहते हैं, क्योंकि हमारे बाइक चलाते हैं तो उस टाइम पे भी हम एक्सेल नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, उस टाइम पे बार बार हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को वेरी करते हैं। कहीं बहुत तेज से तो खींच देते हैं तो वेलोसिटी जो होती है एकदम से बढ़ जाती है, कहीं पे हम धीरे धीरे एक्सेलरेशन खींचते हैं तो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती है। तो इस टाइप के जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। काइनेमेटिक्स इन 3D सेम इज रहेगा, बस वहां पे आपको एक्स वाई जेड कंपोनेंट लेंगे, यहाँ पे आपको एक्स वाई कंपोनेंट लेने पड़ रहे हैं 2D में। पहले 2D समझ लेते हैं, फिर ज्यादा डीप हो जाएगा तो समझ में नहीं क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अगर हम समझ ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? अब यहाँ पे अगर मान लो डिस्टेंस वो तय करता है बहुत ज्यादा, ये मान लो डिस्टेंस, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट, मान लो वो डिस्टेंस तय करता है बहुत ही ज्यादा, बस उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रह रहा है, वो कोई खास नहीं ज्यादा चेंज हो रहा है। लेट सपोज इतना ही चेंज हुआ, लेकिन डिस्प्ले डिस्टेंस ये बहुत ज्यादा चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम टाइम के संदर्भ में लिख सकते हैं। चलो टाइम से ही लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्राफ का हेडिंग वो टाइम के संदर्भ में ही बोल रहा है। ये ले समझ लीजिए डिस्टेंस है, और ये सॉरी टी, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ऐसे होगा या फिर ऐसे थोड़ा दूर जाके, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ी दूर होगा। क्या लिखा हो, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडॉप्टिंग एंड कन्वीनिएंट स्केल ऑफ चॉइस। अब आप आपकी मर्जी भाई कौन सा स्केल ऑफ चॉइस चूज कर रहे हैं। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स द स्पीड ऑफ बॉडी, but the slope of displacement time graph what gives is that is velocity. And when we compute the slope of velocity time graph, then it will give us acceleration. What will it give? Acceleration. If slope of distance time graph increases or decreases, the speed of the body increases and decreases respectively. सिंपल सा रीजन है, डजंट मैटर, इतना कठिन नहीं है। डिस्टेंस आपने गाड़ियां अगर चलाई होंगी या ऐसा कुछ देखा होगा मूवी वगैरह में, तब भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली इस टॉपिक में, इतना कठिन नहीं। हाँ बट कठिन हो जाता है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो भाई हर चीज आपको कठिन होगी। बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये कई तरीके से ग्राफ दिखाया गया। ये किस रूप में दिखाया गया, एक्सेलरेशन, ये रिटार्डेशन। ठीक है, केसेस इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये देखो ये ग्राफ थोड़ा सा चेंज हटके है। When the body is in motion with constant speed but slope is negative, what it means कि acceleration जो है वो less than 0 है। वेग तो धनात्मक है बट वो घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। v1 समझ लो t1 पे है, v2 t2 पे है, तो v1 is greater than v2 मीन्स वेलोसिटी में कमी आ रही है। तो इस केस में क्या होता है, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप नेगेटिव होता है। Conceptual question. Some questions are there. Are these distance time graph possible with distance along y-axis and time on x-axis? पहले तो कह रहा है डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस तो निगेटिव हो नहीं सकती, तो ये हमारा हो गया गलत। देन इनफाइनाइट क्या रहा है, ये भी गलत हो गया। वेलोसिटी कांट बी इनफाइनाइट भाई, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ओके, वही मैं सोच रहा हूँ कि इनफाइनाइट कैसे हो गया यार, ये यहीं तक इसको दिखाया, यहाँ तक नहीं इनफाइनाइट है, सो डोंट वरी। तो ये दोनों ही आपके गलत हो गए। स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड वेलोसिटी देखो ये है
ये हो गया हमारा वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। अब अगर हमें अच्छा इसका एक बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन है इस ग्राफ का, अगर आप ग्राफ को ड्रा कर पा रहे हैं अपने क्वेश्चंस में, तो आप इजीली इनके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको टाइम इंटरवल कोई दिया गया है 0 से a के बीच, बताइए कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली इजीली आप जाइए उस ग्राफ को ड्रॉ कीजिए और उसके अंडर में जो एरिया आ रहा है उसको पूरा निकालिए, वो एरिया ही आपको क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो त्रिभुज बन गया, ये चतुर्भुज बन गया, सॉल्व कर लीजिए रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। When the body is at rest, then what will happen? Speed will be zero, तो चेंज ही नहीं होगा। When it is in motion यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो यूनिफॉर्म देखो ये रहा आपका वेलोसिटी है ना इस पे, तो यूनिफॉर्म सीधे आप रेखा खींच दीजिए इनफाइनाइट टाइम तक, या आपको जहां तक ले जाना हो, तो ये हो गई आपकी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉट अ बिग डील। देन वेलोसिटी स्पीड टाइम ग्राफ, ये देखो यहाँ पे एक क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मींस वेलोसिटी चेंज होगा, तो पहले 0 था, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते चला गया, क्यों बढ़ते चला गया, एक्सेलरेशन के कारण। ऐसे आप रिटार्डेशन है निगेटिव हो जाएगा। देन दिस इज शोइंग अस व्हाट, acceleration is greater than 0 and acceleration is also changing। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे समझो। यहाँ पे एक्सेलरेशन घट रहा है, ऐसे समझो। ओके, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को अगर हम देखें, मान लो अगर ए टी ग्राफ है तो ऐसे हो गया, अगर इसी को हम वी टी ग्राफ देखें तो कैसा होगा, ऐसा होगा एकदम सीधा। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, चलो प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं हवा में किसी एंगल पे, मान लीजिए यू वेलोसिटी के साथ, तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है उस पाथ को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। आई थिंक डिफिनेशन इज क्लियर टू। देन इसका डेरिवेट कैसे करेंगे कि ये कितना ऊंचाई तक जाएगा, कितना इसका रेंज होगा, कितना दूर गिरेगा जाके, ठीक है, और कितना टाइम लेगा टोटल में। तो इसके डेरिवेटिव हैं, डेरिवेशंस है, हम तो देखेंगे अभी। चलिए देख ही लेते हैं, ऐसे कंफ्यूजन रहेगा बार बार, कहा गया। तो प्रारंभिक वेग कितना था, u sin थीटा, कंपोनेंट निकालिए सीधे, हो गया अंतिम वेग 0, t क्या होगा, v बराबर u प्लस एटी से निकालिए, a की वैल्यू है माइनस का g, क्या है माइनस का g, हमें t फाइंड आउट करना है, तो t विल बी व्हाट, u sin थीटा अपॉन g, वेरी सिंपल। ये t कौन सा वाला है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा समय, और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी सेम समय लगेगा, तो टोटल t कितना हुआ, 2u sin थीटा अपॉन g हुआ। ओके, देन व्हाट विल बी r, r तो बहुत सिंपल है, u cos थीटा इंटू टी कैपिटल, ये हमें u cos थीटा मिल गया, यहाँ से t उठा के इसमें डाल दो, r मिल गया। व्हाट विल बी h, h के लिए हमें निकालना पड़ेगा कैसे, y इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी गुड, h वैल्यू माइनस का g, देन व्हाट विल बी u, u इज 0, हाफ g, टी स्क्वायर की वैल्यू रखो कहाँ से, यहाँ से, आर की वैल्यू निकल आएगी कुछ समथिंग, कुछ भी आ सकती है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन z निकलेगा, ठीक है, तो उस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, नहीं हाँ, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ओके, ये कैसे आया, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो हमें u पता है, v पता है, ठीक है, t पता है, तो क्या हम y नहीं निकाल सकते, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी यहाँ से निकाल लो डायरेक्ट, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, वो हो गया टी, नो नो नो, हो जाएगा u साइन थीटा अपॉन जी, क्योंकि यहाँ
से यहाँ तक जाने में टाइम लग रहा है वो टी है, ना कि कैपिटल टी। तो यू साइन थीटा अपॉन जी, तो यू की वैल्यू तो हमको पता है कितना है, यू साइन थीटा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू कितनी होगी वो हमने निकाली थी, कितना यू की वैल्यू यू साइन थीटा, टी की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस माइनस क्यों, जी की वजह से, बाई टू इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर। तो जी से जी कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो दोनों सेम पद आ गए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, तो घटाएंगे तो कितना निकलेगा वाई इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, दिस इज योर वाई। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल कई टाइप्स होते हैं, सीधा एक, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, क्षैतिज से हो सकता है, या फिर किसी एक नत तल पे होता है प्रोजेक्टाइल एट एन इंक्लाइंड प्लेन। सो ये दोनों तो सिंपल, इसमें थोड़ा सा चेंज करना रहेगा क्योंकि वहाँ पे एंगल थीटा हो जाएगा, तो हर एंगल चेंज हो जाएगा, होगा यहाँ पे भी प्रोजेक्टाइल। और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, देन टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब निकाल चुके हैं, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ठीक है। हाँ मैक्सिमम हाइट कितना होगा इसको नहीं निकाला है, एच बराबर हमारा निकला था फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम फ्रॉम हियर, तो साइन की जो मैक्सिमम और मिनिमम, साइन की जितनी, देखो यहाँ पे यू कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है साइन को छोड़, तो जो साइन थीटा होगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। तो साइन थीटा वन होने के लिए थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90, कितना होना चाहिए 90। So at 90 degree when we will throw a पत्थर या throw a stone, कुछ भी फेंकेंगे, at which angle 90 degree from the x axis, then it will go at the highest top of the its motion, सबसे ज्यादा जो highest point होगा वहां तक पहुंचेगा। और ऐसे अगर हम r निकालना चाहते हैं, इसको sin 2 थीटा अपॉन जी, तो 2 थीटा, अगर sin 2 थीटा की वैल्यू 1 रखने के थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए 45, अगर ज्यादा दूर फेंकना है तो 45 एंगल पे पीछे फेंकिए। और टाइम न्यूनतम किस में लगे, 2 साइन थीटा अपॉन जी, तो वो भी 90 डिग्री पे ही न्यूनतम लगेगा। ओके, प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल ऑफ द हॉरिजॉन्टल। सो इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया, अभी इसके सारे डेरिवेशन बता दिए कैसे करने हैं। हाँ एक डेरिवेशन और देख लीजिए कि जो हम फेंकते हैं उसका पथ पैराबोलिक होता है, कैसे प्रूव करेंगे, तो वेरी सिंपल सा रिजल्ट है, हमें यू cos थीटा पता है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, यू cos थीटा इंटू टी है, ठीक है, यहाँ से टी निकालेंगे तो टी कितना निकलेगा, x अपॉन यू cos थीटा, ठीक है। देन हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था y इक्वल्स टू u2 प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो u कितना है, u तो u है इंटू टी की वैल्यू x अपॉन यू cos थीटा माइनस हाफ सी टी स्क्वायर, टी कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू से यू कैंसिल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग कुछ आ रहा है रिजल्ट, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर किसका फॉर्म है इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन से ये रिलेट करता है, पैराबोला, तो हियर इट इज प्रूव्ड। देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, चलो ये सब बाद में देखेंगे, ये सब भी हम लोगों के लेवल का नहीं है, ज्यादा हाईएस्ट लेवल का दिखा दिया है ये वाला पार्ट, आई थिंक नहीं ये दूसरी चीज है, मैंने सोचा कुछ और ट्रेजेक्टरी एक और होती है, या शायद मैं नाम स्किप कर रहा हूँ, तो ओके छोड़ो जाने दो, देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर वन टाइम टी इज गिवन बाय, ठीक है, क्या होगा, लेट्स सपोज आफ्टर टाइम टी एक्स नॉट उसकी डिस्टेंस तय करी, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति उसकी हो रही थी, अगर प्रारंभिक स्थिति जीरो है तो क्या हो जाएगा, सीधे यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, तो उस केस में जो हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर में ए एक्स होगा, लेट्स सपोज ए जीरो है, ए एक्स जीरो है, तो ये हो जाएगा सीधा यू cos थीटा इनटू टी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में ही है, ठीक है, तो यू ए एक्स क्या होगा उस केस में जीरो, सीधा जा रहा है ना, बट वी एक्स नॉट विल बी जीरो, ए वाई नॉट विल बी जीरो, माइनस जी होगा वो, सीधे रख दीजिए, ये आपके फॉर्मूले, हाँ ये तो अभी मैंने कराया था, ये देखो सेम आ गया रिजल्ट, प्रूव हो गया यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी,
इसको निकालना गया है। द अबव इक्वेशन शोज द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, एज ट्रैजेक्टरी। द इंस्पेक्शन ऑफ इक्वेशन 3 व्हिच इज दिस इज द इक्वेशन 3, देन व्हाट विल वी गेट? 3 shows that u is the equation of parabola of the form y equals to this, where b equals to tan theta equals to a and constants equals to minus g upon 2 u square cos square theta। ये तो हमने वहीं से तुलना कर ली, निकला है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, thus the trajectory of a projectile is a parabola, सिंपल है, तभी बता दिया मैंने। the equation of oblique projectile also can be written as this। चलो ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये तुम्हारा था, इसको आप लोग याद रखिए, साथ में इसके डेरिवेटिव भी करते हैं। प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल, किसी के एंगल के साथ फेंका गया, ये तो हमने करा दिया, सब फॉर्मूला निकलवा दिए। स्पेशल केसेस, चलो ये तो ठीक है, स्पेशल केसेस मैक्सिमम रेंज के लिए 45, मैक्सिमम हाइट के लिए 90, ये सब हो गया है। लिखा है we get the same range for two angle of projection theta and 90 theta, but in both case maximum heights attained by the particles are different। Let's suppose this is 2 theta, this is pi minus 2 theta, इसको इस तरह से लिख लीजिए। then if t1 is taken time by projectile to rise up to the point p and t2 is time taken in the falling from point p to ground level, then t1 plus t2 equals to u sin theta पर g, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल होगा। then u sin theta equals to g t1 plus t2 upon 2। यहाँ से देखो इसको क्या कर लिया गया है, पक्षांतरित कर लिया गया, हिंदी में समझे तो हो जाएगा। यहाँ पे दो टैंक्स है, एक 30 डिग्री पे प्लस और एक 60 डिग्री पे, दो फेंक रहा है, तो इसलिए दोनों को जोड़ दिया गया है, ठीक है, t1 प्लस 2 करके, क्योंकि यहाँ पे u जो है वो कांस्टेंट है, ठीक। स्पेशल केसेस ये भी है कुछ, एट t1 एट t2 कितना हाइट होगा सबको दिखाया गया है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको दो करके, मैं आगे चलता हूँ। रेंज विद थीटा, चलो रेंज भी हो जाएगा, नॉट अ बिग डील। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये भी हो जाएगा, कैसे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे u कुछ दिया होगा, हमें u x ये में पता रहेगा, u y तो 0 होगा, u y विल बी 0, u x में पता होगा, h दिया रहेगा, वहां से तुम u v y निकाल सकते हो, v x तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, किसके, u x इक्वल, सो नो चेंज। और यहाँ पे जो टाइम टेकन होगा वो कितना होगा, u sin थीटा अपॉन g। देन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, चलो ये सब तो कर चुके हैं हम लोग, ज्यादा कठिन नहीं है, इजी लिया जाता है ये सब। इस केस में देखो, यहाँ पे अगर थीटा एंगल से फेंका गया लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, उस केस में आपको पहले यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद इसके नीचे और सॉल्व कर लीजिए। इजी क्वेश्चन, इसमें पूरे का लगेगा, फॉर्मूले तो आपको पता ही है, उसके बाद इसका हल सॉल्व कर लीजिए आधा भाग। देन वेरिएशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज विद वर्टिकल हाइट चेंज होता रहता है, नॉट बड़ी बात नहीं है। देन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म, अगर मान लो हमने किसी चीज को फेंका और हम गति भी कर रहे हैं, तो वहां पे उस केस में जो पाथ होगा वो प्रोजेक्टाइल हमें दिखेगा नहीं, वास्तविक में होगा, ठीक है, वो हमको सीधा दिखेगा अगर हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन वो नीचे आएगा और प्रोजेक्टाइल पाथ पूरा कवर करेगा दूसरे व्यूअर के तुलना में, मतलब उसके सापेक्ष। और अगर मान लो उसके पास ही उसी की तरफ फेंक रहे, तब तो बहुत तेज आते हुए दिखाई देगा, बट नॉट विल बी द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये देखिए, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग प्लेटफॉर्म, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन एट सम एंगल थीटा, प्लेटफॉर्म मूविंग विद स्पीड v, अगर नीचे की ओर अगर उसको फेंकेंगे ऊपर की ओर तो हमको दिखेगा, बट u cos थीटा एंड u sin थीटा जो इसकी वेलोसिटी होगी वो दिखेगी, ठीक है। ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसका फर्क पड़ेगा अगर आगे पीछे की ओर से गतिमान, ठीक है। और यहाँ पे प्लस v किसमें किया गया, u y में यहाँ पे चेंज होगा केवल, और यहाँ पे किसमें चेंज होगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाले में चेंज होगा, इन दोनों केसेस में देखो चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव जाएगा, ये नेगेटिव जाएगा, बट इस केस में अपवर्ड वाला जो होता है वर्टिकल वाला उसमें चेंज होगा। प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इसको भी देख लीजिए,
फार्मूले आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फार्मूले, बाकी डेरिवेशन का कोई खास कठिन नहीं है, मैं बस कराना नहीं चाहता, आप देख लीजिए, या डेरिवेशन आपको करने का इच्छा हो तो भाई नेट से देख लीजिए, डाउनलोड करके उसको आराम से लिखिए, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको याद हो जाएगा, ये याद कर लीजिए। And then some formulas are given. What is the time of flight? This will be this. 2u sin alpha upon g cos beta. What is alpha? What is beta? देख लीजिए, जिस एंगल पे वो झुकी है, ठीक है, उसको बोलेंगे बीटा, और जिस एंगल पे तुम फेंक रहे हो उसको बोलेंगे अल्फा, मींस थीटा इज अल्फा नाउ। फिर मैक्सिमम हाइट के लिए भी फॉर्मूला यूज कर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g cos बीटा। ऐसे हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए 2u स्क्वायर sin अल्फा cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन g cos स्क्वायर बीटा। ये थोड़ा ट्रिकी है, बाकी सारे तो आपको आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गए होंगे अब तक। देन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन, उसी को फिर से दिखाया है भाई, नॉट बड़ा कोई नहीं, सिंपल सा है। देन प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन में कुछ स्पेशल केसेस में क्या करना रहेगा, जैसे मान लो अगर अल्फा इज व्हाट 45 माइनस बीटा बाई 2, then what will be our max? This will be the equation, ठीक है। If alpha is what 45 plus beta by 2, not minus, then it will give minus, means our maximum will be more। 45 से ज्यादा अगर है तो जो r होगा वो भी बढ़ जाएगा, लेकिन अगर 45 से कम है तो r वो घट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, देख पा रहे होंगे आप, क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ एंगल पे झुका रहता है आपका जो इंक्लाइंड प्लेन है। देन रिलेटिव मोशन अपने आपको बता दिया था एग्जांपल्स के साथ कि हाँ अगर दो गाड़ियां की रोड पे चल रही है तो एक दूसरे के अगर सेम स्पीड में एक दूसरे के सापेक्ष रेस्ट में है, बट अगर वो मान लो पहली गाड़ी रुकी दूसरी गाड़ी चल रही है तो फिर वो मोशन है। इस टाइप के मोशन को रिलेटिव मोशन कहते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, मान लो मैं VAB दिया है एंड VBC दिया है, बट हमें निकालना क्या है, VAC निकालना है। सिंपल, इसमें से इसको घटा दीजिए, ये हमारा आ जाएगा। तो हम इसमें वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे तो इजीली हम लोग कई सारे कैलकुलेशन कर पाएंगे। देन रिवर बोट टाइप का प्रॉब्लम कई बार आता है, इसको देख लीजिए, हम बहुत शॉर्ट बताएंगे, आपको समझ में भी आएगा, डोंट वरी। मान लो रिवर ये VR है, कोई व्यक्ति दिशा में तैरना स्टार्ट करता है VM से, तो बताइए कितनी दूरी जाएगा, x क्या होगी। तो इसके लिए हम बहुत सिंपल करते हैं, t निकाल लेते हैं, t कितना होगा, और मान लो की चौड़ाई d है तो t होगा इतना, तो x कितना होगा, दूरी गुणे चाल, दूरी गुणे चाल। अगर इसका चाल VR है तो VR इंटू समय कितना है, d अपॉन VM, दिस विल बी x। लेकिन दूसरा केस क्या है, ऐसे, अब ये किस एंगल पे चलना स्टार्ट करे कि वो अपने सामने पहुंच जाए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ये हो गया VR, ये हो गया VM, तो ये कितना होगा, बोलो, VM cos थीटा, और ये जाएगा VM sin थीटा इक्वल्स टू VR, वहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक आता है क्वेश्चन पानी वाला, पंखा सॉरी बारिश हो रही है, हमें छाता किस एंगल में पकड़ना चाहिए, हवा भी चल रही है इतनी स्पीड से, तो उस केस में भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक लड़का है, वो जा रहा है और पानी की बूंदें इस तरह से गिर रही हैं, देन और इधर की ओर जा रहा है वो भी, ये मान लो VR है, ये VM, तो छाता किस एंगल पे रखना चाहिए, छाता उसको सीधा एंगल कर लेना चाहिए। इसको जो सॉल्व करोगे तो ऐसे कुछ आएगा, इस तरफ करना चाहिए अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो, ओके, ऐसे हो जाएगा या नहीं, ऐसे चल रहा है, ऐसे हो गया, देन दिस विल बी द रिजल्टेंट। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सेपरेशन, चलो वो सब देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग पार्टिकल्स टू कोलाइड, इसमें कोलाइड्स वगैरह दिखाया गया है। मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, एंड मैक्सिमम को हम डिस्टेंस ही बोलते हैं, ठीक है। और हमने अभी देखो यहाँ पे ये रिवर बोट वाले भी क्वेश्चंस कर लिए, मतलब उसके थ्योरी है पीछे इसका, वो भी समझ लिया है, बट आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, ये आपका होमवर्क है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस में शायद आज आपको उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, उनको आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।